वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड पे पॉलिटिकल साइंस का यह स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग ने डिमांड किया था कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी का है जो स्पेशल वीडियो कुछ क्वेश्चन करवा दिए। फ्रेंड्स, तो देखिए लगातार 5 से 7 वीडियो मैं कराता हूँ जिसमें आपको कम से कम 500 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशल पॉलिटिकल साइंस का टोटल 70 प्रश्न है, सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। फ्रेंड्स, तो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि आपका हम एप्लीकेशन का अप्रूवल मिल गया है। उसको कल शाम तक मैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा उसमें और काम बाकी है, अप्रूवल लेकिन मिल गया है। ठीक है, अप्रूवल मिल गया है फ्रेंड्स, तो प्ले स्टोर में आप आ जाएगा वो। तो कल शाम तक मैं आपका कल शाम तक उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स, और वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है फायरमैन के लिए। तो वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ भी लिंक रहेगा, एप्लीकेशन का लिंक हो गया, वेबसाइट पे जो क्विज लिखता हूँ, पोस्ट लिखता हूँ, और कुछ भी पीडीएफ वगैरह, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक दे देता हूँ फ्रेंड्स, वहाँ सब डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, मास्टरमाइंड ऑफ जीके टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो वहाँ पर आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ राष्ट्रीय प्रतीक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका लिखा हुआ राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रिवीजन एक बार कर लें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को किया गया। अब देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है फ्रेंड्स, तो 3:3:2 है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमेशा अधिक इसमें है फ्रेंड्स, होगा तो 3 हो जाएगा लंबाई का, और चौड़ाई का कितना है 2, तो 3:2 का होता है। और कह रहा है कि इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः, देखिए इसमें 3 रंग है फ्रेंड्स, तो ऊपर का रंग केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, और नीचे में हरा रंग होता है। रंगों की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। ठीक है, एक चक्र होता है, उसमें टोटल तिलियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो टोटल 24 होता है। ठीक है, तो इसका रिवीजन कर ले। उसके बाद देखिए फ्रेंड आपका क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, अशोक स्तंभ का, ये अभी हम लोग क्या देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज देख लिए। अब राष्ट्रीय चिन्ह देखिए, जो नेशनल आपका एम्ब्लेम है अशोक स्तंभ। तो देखिए अशोक स्तंभ के बारे में, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है, चक्र में 24 तिलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में करा है, तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है फ्रेंड्स। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, पूछा गया है फ्रेंड्स आपका, सारनाथ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। पट्टी के मध्य में कितना मध्य में धर्म चक्र है फ्रेंड्स, उसमें भी तिलियों की संख्या कितना है, 24 है। और ये क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, तो 24 घंटों का प्रतीक दर्शाता है। राष्ट्रगान के बारे में देखिए दिया हुआ है आपका कि राष्ट्रगान है आपका जन गण मन। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन फ्रेंड्स जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना है फ्रेंड्स, तो 52 सेकेंड है। ठीक है, कितना 52 सेकेंड में ये गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 65 सेकेंड में गाया जाता है। चलिए और देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका राष्ट्रीय गीत के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है फ्रेंड्स, की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम में संस्कृत में की थी, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अब हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था फ्रेंड्स, तो 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग के बारे में दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय पंचांग कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग भी है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है, ये पूछा जाता है। जिसका पहला महीना क्या होता है फ्रेंड्स, चैत्र होता है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। पूछा जाता है जो हम लोग का सक्षम मत है फ्रेंड्स,
कब अपनाया गया था ये आपका राष्ट्रीय पंचांग को? तो यहाँ पर देखिए पंचांग है जो 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। 1957 याद रखिए, 22 मार्च 1957। अब देखिए यहाँ पर कुछ है फ्रेंड्स, आपका पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कुछ यहाँ पर था दिया हुआ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, तो इसको देख लिए। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आपका टोटल कितना 70 महत्वपूर्ण सवाल भारतीय संविधान से पॉलिटिकल साइंस से फ्रेंड्स। तो आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित बहुत सा सवाल पूछा जाता है, तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, बुक से भी कहीं से भी। तो पहला का क्वेश्चन था ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ आंसर यहाँ पर डीप किया हुआ है फ्रेंड्स कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के बारे में बोल रहा था कि इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न आ गया आपका कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ था, किस एक्ट के तहत फ्रेंड्स? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? 4 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एलिजा इम्पे। याद रखिएगा एलिजा इम्पे कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? 5 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये भी सही है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया, ये भी सही, यानी दोनों ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए कथनों में 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है कि इसी एक्ट के द्वारा फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल रूप में बदल गया था। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत में। ठीक है, अगला सवाल है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए एक भी प्रश्न इसका स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यानपूर्वक रिवीजन करते चलिएगा और ये सब प्रश्न आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सभी को मैं अच्छी तरह से टाइप कर करके और प्लगिंग लगा करके आंसर छिपा करके दे दूंगा, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर रिवीजन आराम से कर सकते हैं। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 7 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? बहुत अच्छा सवाल है 7 का फ्रेंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1793 के तहत है जो फ्रेंड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1793 याद रखिएगा, 7 का सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल आपका है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुछ से आपका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 नंबर सवाल है ना। तो देखिए 8 नंबर सवाल यहाँ पर आंसर यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं, पहले इस तरह से झप जा रहा है ना, तो 8 का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ये देखिए कह रहा है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर सवाल है ना, मिलाना है यहाँ पर। देखिए ए में क्या है कि नियंत्रण मंडल की स्थापना, ठीक है, नियंत्रण मंडल की स्थापना, तो 1 का हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपका नियंत्रण मंडल की स्थापना किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी याद रखिएगा 1784 ईस्वी में। बी का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा विनिमयन अधिनियम 1773। ठीक है, 1773 वही रेगुलेटिंग एक्ट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसके तहत ही कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो 1 का हो जाएगा 2
और बी का 1 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर सी का हो जाएगा ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस देखिए इस ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिला था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत में मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। बच गया फ्रेंड्स आपका डी, तो डी का क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत आने की इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः मिला ले फ्रेंड्स, रिवीजन हो जाएगा। 1 का क्या बताया, 2 बताया, नियंत्रक मंडल की स्थापना तो पिट्स इंडिया एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो आप हो जाएगा आपका अधिनियम 1773। बाकी यह है जो आपका दोनों सही है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तो चार्टर अधिनियम 1813। और बच गया ये फ्रेंड्स आपका डी का गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर संविधान विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासनकाल में ये सब हुआ था। 10 नंबर सवाल से देखते हैं। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई। बहुत अच्छा सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा फ्रेंड्स, किस के तहत। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई थी, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 10 का सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है 11 का। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स आपका 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या था कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, दोनों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया के जितना भी आपका व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया था फ्रेंड्स, किसको छोड़ के, तो आपका चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। ऐसा हुआ था 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। 11 का ए करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, ठीक है। कौन सा ब्रिटिश अधिनियम था जिसमें सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था। 12 का करेक्ट आंसर ए, चार्टर एक्ट 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1861। 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने को शक्ति प्रदान की। ये सब देखिए फ्रेंड्स आपका बीपीएससी में भी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए जीके जीएस कॉमन होता है, सभी लोग पढ़ के रखे फ्रेंड्स, सभी में काम आएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा कि जो आपका कौन सा अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का बी। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है, ठीक है। 15 का तो कौन सी इसमें सही है फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला से पढ़ते चलते हैं। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का भी प्रारंभ किया। 1909 पार्लियामेंट याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुसलमानों के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना है। बिल्कुल सही कथन है फ्रेंड्स। इसके तहत ऐसा किया गया था 1909 के अधिनियम के तहत। बी में भारत सरकार अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया कि 1909 ईस्वी जो अधिनियम उसको पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है, ये भी सही है। सी वाला, इस व्यवस्था के तहत परिषद के कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। बिल्कुल सही। जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं ने किया। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। यानी तो इसका सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका कथन सही है। 1909 के अधिनियम के बारे में टोटल सही है।
16 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, मांटेंगी चेम्सफोर्ड केंद्र में द्विसदन विधायिका की स्थापना, प्रथम बार महिलाओं को मत देने के अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का करार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इसके तहत किया गया था, और प्रथम बार 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, जहाँ तक आंसर शीट में तो आपका यही दे रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था केंद्र में, जैसा कि मुझे याद आ रहा है फ्रेंड्स। प्रांत में तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो इसके तहत किया गया था। ठीक है, और 1935 के तहत है जिसको प्रांत वाला समाप्त कर करके केंद्र में लागू किया गया था। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, नहीं तो मैं इसको फिर आपका पूरा कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल तो देखिए मान के चलिए फ्रेंड्स, इसमें तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ए और बी दोनों दे रहा है, लेकिन केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना आपको जो चेम्सफोर्ड के संदर्भ में सही है, केंद्र में इसके तहत किया गया था, नहीं प्रांत में किया गया था। और केंद्र में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो फ्रेंड्स आपका 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, कि प्रांत को समाप्त करके उसमें लागू किया था। खैर इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम बार महिलाओं को सीमित मत देने का अधिकार, ये तो बिल्कुल सही है, मांटेंगी चेम्सफोर्ड 1919 वाला है जो, ये बिल्कुल आपका सही है। इतना मैं जानता हूँ फ्रेंड्स कि केंद्र प्रांत में द्विसदनात्मक विधायिका जो लागू हुआ था मांटेंगी चेम्सफोर्ड के तहत लगाया गया था, और केंद्र में लगा था वो 1935 के अधिनियम के तहत शायद लगा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत हुआ था या 1919 के तहत हुआ था। तो इसका थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। चलिए अच्छा सवाल है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है फ्रेंड्स, किस अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना किया था, तो 1919 इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का ए। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। 18 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये भी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया था जो 1919 के अधिनियम में दिया गया था, और 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल आपका है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। 19 का करेक्ट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में ही ये प्रस्तुत किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, आप लोग हमें जरा कमेंट करके बताइएगा, मैं पढ़ाया हूँ बहुत बार। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1920 में, 1921 में, 1923 में, और किन लोगों ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना, कमेंट करके इसका जवाब आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल का क्वेश्चन है कि संविधान सभा की रचना, तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1934 में सुझाव दिया था। बहुत अच्छा सवाल। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था अभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में कन्फ्यूजन, अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए वहाँ पर मेरे ख्याल से लगता है गलत है। देखिए केंद्र में द्वैध शासन, और वहाँ क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, द्वैध शासन था या द्विसदनात्मक था। एक मिनट, कितना नंबर सवाल था फ्रेंड्स, पुनः देख लेते हैं, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कर, यहीं पर था ना, और इधर ही था। कितना नंबर क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स, जी हाँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, वो द्वैध शासन था। ठीक है, सॉरी, तो इसका जो आपका जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था ना, नहीं ये भी नहीं था फ्रेंड्स, कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स, ए और बी था ना, ए और बी, हाँ यही था। ओ सही है फ्रेंड्स, 16 का अभी कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, और द्वैध शासन था द्विशासन। ठीक है, पुनः एक बार देख ले फ्रेंड्स, करार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है फ्रेंड्स, इसमें गलत नहीं हो सकता, मुझे कन्फ्यूजन था, तो पुनः यहाँ देख लें। देखिए करार जो आपका 1919 का मांटेंगी चेम्सफोर्ड था फ्रेंड्स, उसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, द्विसदनात्मक
विधायिका की स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। और प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत है जो फ्रेंड्स आपका महिलाओं को प्रथम बार मत देने के अधिकार दिया गया, तो ये है जो फ्रेंड्स आपका ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के तहत दिया गया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ 20 नंबर सवाल देख रहे थे। 19 नंबर सवाल हम लोग देख लिए थे ना कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था फ्रेंड्स, प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी 1934 में। और 20 नंबर सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो जब केंद्र में किया गया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी में मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक फ्रेंड्स, तो पूछे अगर जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ठीक है, कौन सा अधिनियम से। ये सब क्वेश्चन को रट जाना है, लिख करके याद कर लेना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। 21 का करेक्ट आंसर बी होगा, यही भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति इसी से आपका प्रेरित है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा अधिनियम डाला है, तो यही भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला है फ्रेंड्स आपका 22 नंबर सवाल देखिए। 1935 अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली ने कहा था। 23 नंबर सवाल देखिए कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। देखिए अभी क्वेश्चन में कह रहा था फ्रेंड्स, तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डाला है, तो भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 को, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ था, बर्मा भारत से पृथक हुआ था किस अधिनियम के तहत, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसलिए कह रहा था फ्रेंड्स 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बर्मा जो भारत से पृथक हुआ था, तो यही अधिनियम के तहत 1935 के। 25 नंबर सवाल को देखिए, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया, तो किया गया फ्रेंड्स, तो किसके द्वारा, तो आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। 26 नंबर सवाल देखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, जो 1935 का अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां था वो किसको प्रदान की गई थी, 26 का, तो वो गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल देखें, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, 27 का भी करेक्ट आंसर ये होगा फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 28 नंबर सवाल देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुआ था, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, चलिए आधार क्या था, किस आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, एक बार नहीं बहुत बार, तो सबको पता भी होगा, आप लोग गेस कर लिए होंगे करेक्ट आंसर। तो चलिए बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो गेस कर रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही फ्रेंड्स आपका भारतीय संविधान का गठन हुआ था, इसी के सिफारिश पर कह सकते हैं, यानी आधार जो था यही था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। 29 का करेक्ट आंसर बी होगा। 30 नंबर सवाल देखिए, इन व्यक्तियों, 30 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बहुत अच्छा सवाल 30 का। तो देखिए पैथिंग लॉरेंस तो था फ्रेंड्स, स्टोफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर, ए विलियम वुड, ठीक है फ्रेंड्स, 30 का याद रखिएगा, विलियम वुड है जो आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर ये सभी थे। 31 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उसका क्या चुनाव हुआ था, ठीक है, विभिन्न प्रांत, जितने भी प्रांत था वहाँ की विधान सभाओं द्वारा चुन करके वो आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है, चलिए 33 नंबर
31 का तो हो गया फ्रेंड्स, सी हो गया था ना, 31 का सी। और 32 नंबर सवाल को देखिए, 32 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, बी और दोनों सही है, ठीक है। 1833 का ना, इनमें से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया और इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो पहले भी बता चुका हूँ, ये 1833 वाला में, कि मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति, यही अधिनियम दिया था 1833 का। तो 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल को देखें, 33 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 हुआ थे टोटल अधिवेशन। हम लोग शुरू से पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी चैप्टर बाय चैप्टर कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूंगा। तभी हम जो पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे फ्रेंड्स? गेस कर लिए, बता दें आंसर। आपका टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, इस टॉपिक का लास्ट सवाल है, किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? पहले बता चुका हूँ, 1909 वाला अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक का जो सब किया गया था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 34 क्वेश्चन अभी हम लोग देखे फ्रेंड्स, किससे? भारत का संवैधानिक विकास से। अब हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं से देख लेंगे 34 प्रश्न फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रश्न है, फिर इसमें टोटल कितना हो जाएगा आपका? इसमें टोटल हो जाएगा 37 प्रश्न हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए तो एक से देखते हैं कि संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है। बहुत अच्छा सवाल इसमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नाम से? तो भारत और इंडिया दोनों नाम से किया गया। फटाफट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? देखिए सब क्वेश्चन पूछने लायक है। मैं बार बार देखिए बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन से संबंधित। देखिए मैं बताया भी था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो आपका भारत का ही है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए अंश, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आज 8 मार्च है, मैं कहला भूल गया, 8 मार्च है जो फ्रेंड्स आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है। तो सभी को महिलाओं को सम्मान करना चाहिए फ्रेंड्स, और सभी लोग याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चौथा नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो देखिए विशेषता इसका याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पक्का पूछा जाए। ये भारतीय संविधान जो क्या अंशतः लचीला अंशतः कठोर, ठीक है फ्रेंड्स, न तो ज़्यादा कठोर है न तो ज़्यादा लचीला है, ठीक है। अंशतः लचीला भी है, अंशतः कठोर है, बैलेंस में है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखें, लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देशों में किया गया था? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत का संप्रभुता किसमें बसता है, ऐसा उत्पाद पुलिस में जो आपका भारत की जनता में था, इस तरह से क्वेश्चन। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत क्या है फ्रेंड्स आपका गणतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ जनता के द्वारा शासन को चुना जाता है। 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये आपका याद रखिए फ्रेंड्स, आपका 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42वां संविधान में बहुत कुछ उलटफेर हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव किया गया था फ्रेंड्स, इसलिए इसे 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो लघु संविधान भी कहा जाता है। ये 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है फ्रेंड्स, ठीक है। 8 का कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान के तत्व देश से लिया गया है, तो पहले भी बहुत बार हटा दिया और इससे तो एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट, सभी जितना 10 से 12 है कहाँ कहाँ से लिया गया सब याद रखिएगा। तो सब मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स 8 का। 8 नंबर सवाल का चलिए फटाफट देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मिलाते चलेगा,
राज्य के नीति निदेशक तत्व, सभी तो रटाया हुआ पढ़ा चुका हूँ। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। एक के तीन। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत में राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, तो बच गया क्या फ्रेंड्स? आपका कनाडा से हो गया, ठीक है, यानी संघात्मक व्यवस्था से लिया गया है। तो मेरे ख्याल से इसका सबको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए एक का क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, एक का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर मिलाएं ना मिलाएं, यहाँ से याद रखें फ्रेंड्स, इसमें झप जा रहा है वीडियो फोटो। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ये आपका भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये आपका कनाडा के संविधान से। अगर पूछे इस तरह से संघात्मक, ठीक है फ्रेंड्स, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? तो आपका कनाडा से। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि आपको संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली अगर पूछ दे तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है, कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य है जो हम लोग को फ्रेंड्स देखिए कुछ नीति निदेशक तत्व है का, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाए। नीति निदेशक का मुख्य मतलब उद्देश्य यही है। यहाँ कर रहा है कल्याणकारी राज्य से क्या समझते हैं? हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य यही होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में जो सबसे ताकतवर कौन है एक तरह से कहे तो वहाँ पर जनता है। जनता जिसे चाहेगा उसी को सरकार में बनाए रखेगा फ्रेंड्स, नहीं तो क्या है उसको उखाड़ फेंकेगा। तो 10 का करेक्ट आंसर है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ठीक है, तो सबसे सर्वोच्च किसे माना गया है फ्रेंड्स? तो आपका संविधान को ही माना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि आगे का सीरीज में आगे जारी रखूं पॉलिटिकल साइंस का। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा 2-4 ग्रुप में। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोहरी नागरिकता आपका इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं है। बाकी लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब है। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें, 13 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें भी, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका देखिए फिर 13 का यही हो जाएगा, दोहरी नागरिकता वाला। दोहरी नागरिकता है ही नहीं फ्रेंड्स, बाकी अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनीय विधानमंडल, एकीकृत न्यायपालिका सभी है। 14 नंबर, संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? यही संसदीय प्रणाली फ्रेंड्स जो ब्रिटेन से लिया गया है। तो 14 का करेक्ट आंसर डी होगा, इसको हो जाएगा वेस्टमिंस्टर हो गया, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 15 नंबर, भारतीय संसद प्रणाली किस देश के संसद प्रणाली से मिलती जुलती है? देखिए अभी मैंने बता रहा था फ्रेंड्स कि जो संसदीय प्रणाली है जो कहाँ से लिया गया है, तो आपका ब्रिटेन से मिलते जुलते यहीं से लिया गया है। आपका 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में किया गया था? देखिए इसमें उलट करके पूछा, क्या संविधान संशोधन फ्रेंड्स आप लोग हमें बताइएगा, 50वां हो गया या 60वां हो गया या 61वां हो गया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये किया गया? ये हमें इसका जवाब कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स आपका 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में पहले मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन फ्रेंड्स, 60वां, 61वां, 72वां, क्या फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वो संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 17 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकार का शासन है, इसलिए बृहद है, ठीक है, बृहत्तम रूप है। अगला सवाल 18 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? देखिए न्यायपालिका ये सब सभी से लिया गया, जो अमेरिका से बहुत सारा प्रावधान लिया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से राष्ट्रपति के पद लिया गया है, न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी है जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। 18 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है? 19 का करेक्ट आंसर भाग 3 में भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार कर रहा है, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकार भाग 3 में जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 356 वर्णन करता है क्या फ्रेंड्स? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद
356 वर्णन करता है राज्यों में आपातकाल जो लगाया, राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 300, राष्ट्रपति शासन जो आपका 356 के तहत है। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 21 का करेक्ट आंसर बी। 22 नंबर सवाल को देखिए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 360। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। पूछ देता है घुमाने के लिए कि कितने बार लागू हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे, लेकिन वित्तीय आपात तो अभी एक बार भी लागू भारत में नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो देखिए 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार में फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 15 में कहा है कि धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव कुछ नहीं कर सकता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर। 24 नंबर सवाल को देखिए, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू, और जो आपका युद्ध, आक्रमण, बाहरी सबसे होता है तो 352 हो गया, और वित्तीय आपात वाला 300, यही 3 तरह का तो लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो अभी कभी लगा ही नहीं, ये लगा है और ये भी लगते रहता है। तो कह रहा है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय है ना, अशांति हो गया ना, युद्ध, आक्रमण, ये सब में कौन सा लगता है आपात फ्रेंड्स, तो पूरे देश में अनुच्छेद 352। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। 25 का करेक्ट आंसर सूचना का अधिकार, ठीक है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को, एक मिनट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, तो आपका सूचना का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी शोषण के विरुद्ध है संविधान में, लिंग के आधार पर समानता ये भी संविधान में है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, ये सभी है जो संविधान में है, जबकि सूचना का अधिकार उसका वर्णन संविधान में आपका नहीं दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, RTI वाला। अगला सवाल आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है, तो मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार, देखिए यहाँ पर डिप किया हुआ है। 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है फ्रेंड्स, तो आपका मौलिक अधिकार है। अगला सवाल आपका देखिए कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है। मूल अधिकार बार बार मैं पढ़ाते रहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें गेस कीजिए, किन्हीं का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से देखिएगा। बताइए आप लोग गेस कर लिए फ्रेंड्स, चलिए तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 6 होगा, ठीक है। मूल संविधान जी हाँ, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में ना, तो 6 हो जाएगा बी। लेकिन पूछेगा मूल संविधान में कितना था, तो उसमें 7 मारिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कह रहा है कि अभी वर्तमान में कितना है, तो अब फिलहाल आपका 6 ही है। 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, कैसी नागरिकता प्रदान करता है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, जन्म के आधार पर करता है, बिल्कुल सही। निवास के पर, इस पर भी, देशीकरण के सभी, उपयुक्त सभी आधार पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, चलिए चक्र किसका है, चक्र प्रतीक किसका है फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल का फटाफट करिएगा, तो देखिए चक्र है जो आपका प्रगति का भी कह सकते हैं ना, चक्र, और न्याय का भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का नहीं, न्याय का हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है, चलिए अभी देखिए फ्रेंड्स आ गया क्वेश्चन उसी से जो स्टार्टिंग में बताया था। 30 का करेक्ट आंसर है बांग्ला भाषा में मूल स्वरूप है। राष्ट्रगान का जन गण मन अधिनायक जय है, जिसको 52 सेकंड में गाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो आपका बांग्ला भाषा में है। और वंदे मातरम क्या था फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में। अगला राष्ट्रीय गीत, अगला है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है, तो 31 का करेक्ट आंसर बी एकल नागरिकता, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान हम लोग को एकल नागरिकता प्रदान करता है। 32 नंबर सवाल है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होती, ये टॉप मोस्ट भी है, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में होता है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। जो वास्तविक शक्ति होता है किस में होता है, प्रधानमंत्री में होता है। कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं होता है, तो राष्ट्रपति में होता है। 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 33 नंबर सवाल है, लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है, तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेस तथा समाचार पत्र, ठीक है। ये आपका है ना फोर्थ स्टेट चतुर्थ स्तंभ, ये किसके लिए है, प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए होता है। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस
किस आधार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा था? तो कहाँ गया संवैधानिक उपचार वाला ऑप्शन कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में कहा गया है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। 35 नंबर सवाल, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समाजवादी संविधान का। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य का समुच्चय सदैव अंग होता है वो समाजवादी संविधान का। ये मौलिक कर्तव्य जो आपका कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। भारतीय सदन के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? 36 नंबर सवाल का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 36 का है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, और निम्न सदन को क्या कहता है? लोकसभा। राज्यसभा है जो क्या है फ्रेंड्स? अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में क्या है? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 37 का बी, 350 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 37 प्रश्न इसमें था फ्रेंड्स, और उसमें लगभग 34 प्रश्न था, तो लगभग वही 70 सवाल हम लोग ने देखा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए अभी मैं निकल रहा हूँ फ्रेंड्स। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है फ्रेंड्स। और एक बात आज मैं बोलना चाहूँगा, आज मेरा मैरिज डे है फ्रेंड्स। तो अभी मैडम है जो यहाँ नहीं मैके है, वहाँ से कॉल आया था, तो मुझे वहाँ जाना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए कल मॉर्निंग में आपको ऑफलाइन वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है फ्रेंड्स। आज के दिन ही मेरी मैरिज हुई थी, इसलिए हमेशा याद भी रहता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।